अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के बीएड और डीएलएड के इंट्रांस टेस्ट की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, डीएलएड वालों के तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही बीएड के जो कॉमन पेपर हैं उनकी पूरी तैयारी कराई जा रही है। और 50 मार्क्स उर्दू, 50 मार्क्स का जो हयातियाती साइंस है यानी बायोलॉजिकल साइंस है, जिससे आप तैयारी करना चाहते हैं, उर्दू हो या बायोलॉजिकल साइंस हो, अगर आप इससे तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इसकी भी मुकम्मल तैयारी कहाँ कराई जा रही है? मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें सबसे पहले सिलेबस को बताया गया था, उसके बाद रीजनिंग के भी वीडियो अपलोड किए गए थे। उसमें आप लोग बखूबी समझ गए हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा रहा है। तो आज हमारा ये पहला क्लास है उनके लिए जो उर्दू से बीएड करने वाले हैं। इनके लिए जो उर्दू से बीएड करने वाले हैं, यानी जिनका उर्दू 50 मार्क्स का रहेगा। आपको तो मालूम ही है कि आपका इम्तिहान 100 नंबर का होने वाला है। इसमें से क्या है, 50 मार्क्स तो कॉमन रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जो 50 मार्क्स है वो स्पेशल सब्जेक्ट के लिए रहता है, स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जो स्पेशल सब्जेक्ट है आपका, अगर आप उर्दू से हैं तो आपके लिए ये क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो दिख रहा है वो हमारा पहला क्लास है, उर्दू बीएड 50 नंबर के लिए है ये। उसके बाद आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, बीच में गजल है। ठीक है, क्योंकि उर्दू अदब पढ़ना है हमें, उर्दू अदब का जो सिलेबस है वो लंबा है, इसमें हमें कई चीजें पढ़नी है, जिसमें गजल है, कसीदा है, मसनवी है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो आज हम लोग जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो गजल से करेंगे। गजल से करेंगे, यहाँ पर जे है, गजल से करेंगे, जिसमें गजल को समझने के बाद फिर हम अगली क्लास में कुछ शायर के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, जिसमें वली दकनी है, मीर है, दर्द है। ठीक है, इंशा, आतिश, गालिब और फैज अहमद फैज। इनके अलावा भी और कई शायर हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, जो स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया है, वो हम क्लास करेंगे, फिर धीरे धीरे उनको भी दिखाया जाएगा, उनको भी बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे गजल के बारे में कि गजल क्या होता है। ठीक है, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये जो नोट्स आपको दिख रहा है, ये आपके प्राइवेट ग्रुप में जाता है। इस नोट्स को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो प्राइवेट ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, और जरूर जुड़ जाइएगा। वहां कुछ फी है, फी की अदायगी करने के बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए गजल, गजल किसे कहते हैं सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। गजल किसे कहते हैं, इसको देखिए, गजल क्या है? लुगत की रो से, यानी लुगत के एतबार से गजल उस कलाम को कहते हैं जिसमें औरतों के हुस्न इश्क का जिक्र हो। ठीक है, यानी कि औरतों से मुताल्लिक बात हो। अदबी इस्तिलाह में गजल, अदब की इस्तिलाह में गजल किसे कहते हैं? नज़म की उस सिन्फ को। ठीक है, नज़म का वो हिस्सा जिसमें इश्क व मोहब्बत। ठीक है, यानी कि गजल में क्या क्या होता है? इश्क व मोहब्बत, हुस्न जमाल, ठीक है, गुलो बुलबुल के तज़किरे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात होती है। माशूक के खदो खाल, ठीक है, उनकी तारीफ, उनके जोरो सितम, ज्यादती, बेतवज्जोही, हिजरो फिराक की तरफ, बेचैनी, बेकरारी, ज़रबो इस्तराब, विसाले महबूब की तमन्ना, वहशतो इशरत, यासो उम्मीद, खौफ व रजा, खजा व बहार, शादी व गम के मज़ामीन बयान किए जाएं। यानी कि ऐसे मजमून इसमें बयान किए जाते हैं जो मोहब्बत से मुताल्लिक हो। साफ जुमलों में ये कहा जा सकता है कि गजल में ऐसी बात की जाती है जो मोहब्बत से मुताल्लिक हो, मोहब्बत से रिलेटेड हो। चूंकि लुगत की रोह से भी यही है, जिसमें औरतों के हुस्न इश्क का जिक्र हो, इसमें हुस्न इश्क का जिक्र हो या तज़किरा हो, उसे क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। ये लुगत के एतबार से। और अदब के एतबार से, अदब की इस्तिलाह में किसे कहते हैं? वो नज़म का एक हिस्सा है, नज़म की सिन्फ है, जिसमें इश्क व मोहब्बत, हुस्न जमाल वगैरह वगैरह, यानी मोहब्बत से मुताल्लिक जो भी चीजें हैं उनकी बात की जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम गजल कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? आप
चूंकि हम मेन बात करेंगे इस ग्रुप में, इस वीडियो में, बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, यानी गजल का मतलब क्या होता है। गजल का मतलब है होती है बयां दिल की हर एक बात गजल में, यानी दिल की जो भी बात आपकी है अगर आप बयान कर दे रहे हैं, ठीक है, मिसरे में पिरो दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, गजल कहलाएगा। बिल्कुल सही, वो क्या कहलाएगा, गजल कहलाएगा। अब देखिए गजल के बारे में हम लोग जानते हैं कि गजल क्या होता है, गजल को हम लोग पहचानेंगे कैसे। ठीक है, गजल का हर शेर दूसरे शेर से मजमून और माना के एतबार से अलहदा और मुख्तलिफ होता है। सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, गजल का हर शेर। गजल का हर शेर का मतलब यह हो गया कि गजल में शेर होना लाजमी है। ठीक है, ये इख्तिबास के तौर पर नहीं होगा बल्कि नज़म का एक हिस्सा है। ठीक है, नज़म की एक सिन्फ है, तो इसमें शेर होना जरूरी है। तो गजल का हर शेर दूसरे शेर से मजमून और माना के एतबार से अलहदा और मुख्तलिफ होता है, यानी कि एक शेर दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, दोनों का माना अलग अलग होता है। जिसमें हुस्न और इश्क की बात हो सकती है, महबूब से राब्ते की बात हो सकती है, उसके हजर विसाल की बात हो सकती है, कुछ भी इस तरह की बातें हो सकती है। तो उसका जो हर शेर है वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं माना के एतबार से। ठीक है, अब क्या लिखा, यानी एक शेर को दूसरे शेर से कोई मानवी ताल्लुक नहीं होता। मैंने बताया ना अभी आपको कि माना के एतबार से मुख्तलिफ होता है, यानी उससे एक दूसरे से कोई मानवी ताल्लुक नहीं होता है। और अगर किसी गजल के अंदर शायर को अपने मजमून के बयान और ख्यालात के इजहार के लिए एक से ज्यादा अशार की जरूरत होती है तो उन्हें पता कहते हैं। ठीक है, चार मिसरा जो कहते हैं, चार मिसरा समाज फरमाए। शायर लोगों को अपने अक्सर सुना होगा कि चार मिसरा समाज फरमाए या इस कता को समाज फरमाए। तो चार मिसरा का मतलब क्या हो गया, क्योंकि एक शेर में कितने होते हैं, दो मिसरे होते हैं, दो मिसरे। अब एक शेर से ज्यादा जैसी ही होगा तो शेर मुकम्मल करने के लिए दो और मिसरा चाहिए, जैसे ही दो और मिसरा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कता हो जाएगा, चार मिसरे का कता हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एक से ज्यादा अशार की जरूरत होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, कता कहते हैं, यानी चार मिसरे अगर हो जाए तो गजल को क्या कहते हैं, उस गजल को कता कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके क्या है, दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। हम काफिया का मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर गजल का दूसरा शेर भी मुकफ्फा हो यानी काफिया उसमें भी हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। देखिए इस लाइन को समझिए, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला का क्या मतलब होता है, यानी मतला होना जरूरी इसलिए है, मतला कब पहचाना जाएगा इसको समझिए, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। हम काफिया और हम रदीफ ये दो लफ्ज है, इसको समझना जरूरी है, जो अभी अगले पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। इसको आप समझ लीजिए, अगर गजल का दूसरा शेर भी मुकफ्फा हो, मुकफ्फा काफिया से लिया गया है, अगर दूसरा शेर भी काफिया से पुर हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। यानी मतला के बाद जो शेर आता है जिसमें काफिया हो उसको क्या बोलते हैं, हुस्न मतला कहते हैं। मतला के बाद अगर मतला हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। मतला होने के लिए क्या शर्त है, दोनों मिसरे क्या हो, हम काफिया हो। दोनों मिसरे हम काफिया होंगे तो वो मतला कहलाएगा। अगर मतला के बाद एक और मतला है तो वो जो शेर है वो हुस्न मतला कहलाएगा। ठीक है, या उसी हुस्न मतला को मतला सानी भी कहते हैं, उसी हुस्न मतला को मतला सानी भी कहते हैं। इतना समझ में आया, चलिए समझ में आ गया इतना। अगर गजल का दूसरा शेर भी मुकफ्फा यानी काफिया से पुर हो तो उसे हुस्न मतला या मतला सानी कहेंगे। ठीक है, गजल का आखिरी शेर, गजल का आखिरी शेर, कोई दूसरा शेर नहीं, उससे पहले का नहीं या पहला नहीं दूसरा नहीं, सीधा सीधा आखिरी, चाहे वो कितना भी शेर उसमें हो गजल में, उससे कोई मतलब नहीं है। गजल का आखिरी शेर जिसमें, इस पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें शायर क्या करता है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मकता कहते हैं। एक लफ्ज क्या आया, मतला आया, दूसरा क्या आया, हुस्ने मतला आया, तीसरा क्या आया,
मतला सानी आया, और चौथा क्या लफ्ज आया यहां पर, मकता, मकता, मकता। ठीक है, तो मतला किसे कहते हैं, हुस्न मतला किसे कहते हैं, मतला सानी किसे कहते हैं, और मकता किसे कहते हैं। देखिए मतला किसे कहते हैं, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे क्या होते हैं, हम काफिया होते हैं, दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, कभी कभी हम रदीफ भी होते हैं, लेकिन हम रदीफ होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हुस्न मतला या मतला सानी किसे कहते हैं, हुस्न मतला, अगर मतला के बाद एक और मतला आ जाए, यानी ऐसा शेर आ जाए जो हम काफिया हो, मतला के बाद अगर एक और ऐसा शेर आ जाए जो हम काफिया हो, यानी उसके दोनों मिसरे में काफिया हो, तो उसे क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं, उसे हुस्न मतला कहते हैं। और हुस्न मतला को ही मतला सानी कहते हैं। सानी माने क्या होता है, दो होता है, यानी दूसरा मतला, दूसरा मतला को क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं। अब आखिरी क्या है यहां पर इन तीनों में, मकता। मकता किसे कहते हैं, गजल का वो शेर, गजल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, और ये कब होता है, ये आखिरी शेर होता है। ठीक है, यानी गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है या इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मकता कहते हैं, मकता कहते हैं। याद हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गजल में काफिया की पाबंदी के साथ साथ बिल उमूम रदीफ का इल्तिजाम भी किया जाता है। इसका क्या मतलब है, गजल में काफिया की पाबंदी तो होती ही है, काफिया की पाबंदी तो होती ही है, उसके साथ साथ रदीफ का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रदीफ का भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस गजल में रदीफ होती है उसे क्या कहते हैं, उस गजल को मुरद्दफ कहते हैं, उस गजल को मुरद्दफ कहते हैं। जिस गजल में रदीफ हो उस गजल को क्या कहते हैं, मुरद्दफ कहते हैं। और जिसमें रदीफ का इस्तेमाल ना होता हो बल्कि सिर्फ काफिया हो, उस गजल को क्या कहते हैं, गजले गैर मुरद्दफ, गजले गैर मुरद्दफ। चूंकि मुरद्दफ किससे लिया गया है, रदीफ से लिया गया है, तो रदीफ होगा तो मुरद्दफ होगा कहलाएगा, और रदीफ नहीं होगा तो गैर मुरद्दफ कहलाएगा। गैर का माना क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो गैर मुरद्दफ कहलाएगा। जिस गजल में, अब आप बताइए, जिस गजल में रदीफ हो उसे क्या कहते हैं, उसे मुरद्दफ कहते हैं, और जिस गजल में रदीफ ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा। अब चूंकि ये अब हम आपको पढ़ा देंगे, इसके बाद क्या होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होता रहेगा। ठीक है, बीच बीच में टॉपिक वाइज टेस्ट होता रहेगा। उसके अलावा फिर मॉक टेस्ट भी होता रहेगा कुछ कुछ दिनों के बाद। अगर 4-5 टॉपिक कवर हो जाता है तो फिर मॉक टेस्ट भी होगा। तो अगर आप लोग ये सब चीज चाहते हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा ग्रुप में, ताकि आपका फायदा हो सके और इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल कर सके। ठीक है, तो आप जो है इस नंबर पर राब्ता कर लीजिए ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, आपको फी वगैरह वहीं बता दिया जाएगा। ठीक है, 8709422733 यही नंबर है, आप लोग लिख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, आप यहाँ भी मैसेज करना चाहें, कॉल करना चाहें कर सकते हैं, राब्ता कर लीजिए, आपको बता देंगे वो कितना फी है। अगर आप बीएड के लिए हैं तो कितना फी है, डीएलएड के लिए हैं तो कितना फी है। उसके बाद वो फी की अदायगी करने के बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, तमाम पीडीएफ आपको दिया जाएगा वहां। इसके अलावा अभी बताया गया जैसे कि टॉपिक वाइज टेस्ट है वो दिया जाएगा, मॉक टेस्ट है वो है। उसके अलावा क्यूज वगैरह होता रहता है, तो क्यूज वगैरह अक्सर होता है तो उसमें आपको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। काफिया, काफिया के लग़वी माना पीछे आने वाले के हैं। काफिया का क्या माना है, पीछे आने वाला। काफिया का क्या माना होता है, पीछे आने वाला। इस्तिलाह में काफिया उस हम आहंग मजमुआ हुरूफ का नाम है जो गजल और कसीदा के मतला में मुकर्रर और बाद के अशार के दूसरे मिसरे में आते हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, काफिया का माना तो आप समझ गए कि पीछे आने वाला। अब काफिया क्या कहता है, यानी गजल के इस्तिलाह में, गजल में आप काफिया की बात करते हैं तो उसका असल माना क्या होता है, हम आहंग का मतलब हम आवाज। ठीक है, हम आवाज लफ्ज,
हम आहंग यानी हम आवाज लफ्ज जो है गजल में, उसको क्या कहते हैं? हम काफिया कहते हैं, जो गजल और कसीदा के मतला में मुकर्रर, यानी कि गजल और कसीदा दोनों, गजल और कसीदा, यहाँ पर चूंकि हम गजल को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये भी जान लीजिए, चूंकि ये कॉमन चीज है तो यहीं पर जान लीजिए कि गजल और कसीदा के मतला में मुकर्रर और बाद के अशार के दूसरे मिसरे में आता है, यानी कि गजल हो या कसीदा हो, उसका पहला शेर यानी कि मतला में हमेशा काफिया होगा। ठीक है, यानी कि गजल और कसीदा के पहले शेर में हमेशा क्या होगा? काफिया होगा। जब तक के काफिया नहीं होगा वो मतला नहीं कहलाएगा। तो यानी कि ये भी एक बात निकल कर के आई कि मतला के लिए काफिया होना शर्त है। ठीक है, मतला के लिए दोनों मिसरे हम काफिया होंगे। हम काफिया का मतलब क्या है? हम आहंग अल्फाज, यानी हम वजन एक ही वजन के दो लफ्ज, दोनों मिसरे में एक एक लफ्ज जरूर होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम आहंग लफ्ज बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? काफिया बोलते हैं, जो हर गजल और कसीदा में होता है उसके बाद के शेर में, यानी कि मतला के बाद के दूसरे मिसरे में आता है। पहले मिसरे में होना जरूरी नहीं है, दूसरे मिसरे में जरूर आएगा। ठीक है, यानी कि पहला जो मतला है उससे मिलता हुआ लफ्ज यानी हम आहंग लफ्ज, यानी उसी वजन पर जो लफ्ज होगा वो अगले शेर के बाद वाले शेर के पहले मिसरे में नहीं आएगा, दूसरे मिसरे में जरूर आएगा। अब ये क्या है? मसनवी में ये हर मिसरा के आखिर में आता है। ठीक है, मसनवी पढ़ेंगे तो फिर इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? हमने क्या क्या जान लिया? रदीफ, अगर किसी गजल में रदीफ हो तो उसको मुरद्दफ कहते हैं, अगर रदीफ ना हो तो उसको क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि काफिया किसे कहते हैं। काफिया का असल जो लग़वी माना है, यानी लुगत में जो माना है, डिक्शनरी में जो माना है, उसको क्या बोलते हैं? पीछे आने वाले के हैं। ठीक है, इस्तिलाह में यानी गजल के इस्तिलाह में काफिया उसको क्या कहते हैं? यानी शेर के इस्तिलाह में, शायरी के इस्तिलाह में काफिया क्या होता है? हम आहंग लफ्ज होता है, यानी हम वजन लफ्ज होता है, जो मतला के दोनों शेर में आएगा, बार बार आएगा, और बाद वाले अशार के बाद में अगर अशार हैं तो उनके दूसरे मिसरे में जरूर आएगा। ठीक है, ये समझ गए आप। अब रदीफ के बारे में पढ़ते हैं। रदीफ के लग़वी माना किसी के पीछे सवार होने के हैं, किसी के पीछे सवार होने के हैं। इस्तिलाह में यानी कि गजल के इस्तिलाह में, शायरी की इस्तिलाह में, ठीक है, या अल्फाज के उस मजमुआ को कहते हैं जो किसी शेर या मिसरा के आखिर में बगैर किसी तब्दीली के मुकर्रर आए। देखिए, इसको आप समझिए। काफिया में क्या हो रहा था? हम आहंग लफ्ज था, यानी हम वजन लफ्ज, वही लफ्ज नहीं दोहरा रहे थे हम, बल्कि हम आहंग यानी हम वजन लफ्ज, उसी वजन का दूसरा लफ्ज था। लेकिन रदीफ में क्या है? रदीफ में क्या है कि वही लफ्ज दोहराया जाएगा, वही लफ्ज दोहराया जाएगा। शोराए अरब के यहां रदीफ का दस्तूर नहीं था, यानी कि जब अरब के शायर थे उस वक्त में, जब शायरी अरब में थी, तो वहां रदीफ का दस्तूर नहीं था। बगैर रदीफ के भी लोग शायर थे, शायरी करते थे, यानी शेर कहते थे। शोराए अजम यानी अरब के अलावा के जो शायर हैं उन्होंने इसका इख्तिरार किया, यानी उन्होंने इसको लाया। ठीक है, इजाद किया कह सकते हैं, या इनका इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर गालिब की गजल का ये मतलब देखिए। अब आप मिसाल से समझिए, हमने इतना कह दिया, आपने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन मिसाल के जरिए आप देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम पे जफा से तर्क वफा का गुमा नहीं, एक छेड़ है वगरना मुरादे इम्तिहान नहीं। देखिए यहाँ देखिए क्या चीज है इनमें, यानी ये जो शेर है ये गालिब का शेर है, ये मतला है। मतला कैसे है? हम काफिया है। हम काफिया कैसे है? देखिए, गुमान क्या है और इम्तिहान क्या है? हम वजन लफ्ज है, गुमान इम्तिहान। देखिए असल इसका अगर आप आहंग मिलाइएगा, वजन मिलाइएगा, तो तिहान और गुमान यहां से मिलाना पड़ेगा आपको। का गुमान इम्तिहान, फिर गुमान मिलाते हैं तो तिहान को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? हम वजन लफ्ज है, का गुमान इम्तिहान। कहीं पर आपको फर्क लग रहा है? का गुमान। देखिए अभी हम अगर इसको हम तोड़ करके आपको दिखाते हैं तो कैसे लिखे?
का गुमान में क्या है, का में क्या है, काफ अलिफ है, काफ अलिफ है, काफ पर जबर है, अलिफ क्या है, साकिन है। गुमान क्या है, गुमान में गाफ पर पेश है, मीम पर जबर है और अलिफ साकिन है, साकिन है। ठीक है, अब देखिए का गुमान हो गया ये। अब इम्तिहान को देखिए, इम्तिहान में इम, ठीक है, इम में क्या हो गया, अलिफ मुतहर्रिक हो गया, यानी सॉरी, इम्तिहान में अलिफ के नीचे क्या है, जेर है और मीम क्या है, साकिन है। ठीक है, वजन कैसे मिलाया जाता है वो भी देख लीजिए आप। उसके बाद तिहान में क्या है, तिहान में हम क्या करेंगे, ते के नीचे जेर है के ऊपर जबर है, अलिफ क्या है, साकिन है, साकिन है। अब आप ऊपर से मिला के देखिए, का गुमान, का क्या है, काफ क्या है, मुतहर्रिक है, जबर जेर पेश का इस्तेमाल जहां होता है, जिस हर्फ पर होता है वो हर्फ क्या होता है, मुतहर्रिक होता है। जिस हर्फ पर जबर जेर पेश का इस्तेमाल हो वो हर्फ क्या होता है, मुतहर्रिक होता है। तो काफ पर जबर है तो वो क्या हो गया, मुतहर्रिक है। इसी तरह अलिफ के नीचे जेर है तो ये क्या है, मुतहर्रिक है। उसके बाद जो दूसरा हर्फ है वो का में अलिफ है, वो साकिन है, और इम्तिहान में मीम है, वो भी साकिन है। उसके बाद क्या है, गुमान, गुमान का पहला हर्फ गाफ है जो मुतहर्रिक है। तिहान का पहला हर्फ क्या है, ते है जो मुतहर्रिक है, यानी ते के नीचे जेर है, मीम के ऊपर जबर है, इसी तरह हा के ऊपर जबर है, अलिफ साकिन है तो तिहान में भी अलिफ साकिन है, गुमान का नून साकिन है तो इम्तिहान का भी नून साकिन है। तो ये हम वजन लफ्ज इसी को कहते हैं। ठीक है, और इसी को शायरी की इस्तिलाह में इस तरह से तोड़कर जब देखा जाता है वजन को, तो इसे क्या कहते हैं, तकती कहते हैं, तकती कहते हैं, इसे तकती कहते हैं। ये सब चीज थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि हम काफिया और हम रदीफ क्या होता है, वो समझ लिया आपने। तो देखिए क्या है, तो का गुमान और इम्तिहान ये क्या हो गया, हम वजन लफ्ज हो गया। तो ये क्या है, काफिया है, और नहीं नहीं क्या है, रदीफ है। चूंकि आपको अभी बताया गया था कि काफिया और रदीफ में क्या फर्क है, काफिया हम वजन होगा, जबकि रदीफ क्या होगा, जो लफ्ज पहले मिसरे में है वही लफ्ज दूसरे मिसरे में दोहराया जाएगा और आखिर में होगा, क्योंकि बाद में आएगा। तो ये का गुमान के बाद नहीं है, इम्तिहान के बाद, तो ये जो आखिरी लफ्ज नहीं नहीं है ये रदीफ है। उससे पहले जो है हम वजन लफ्ज वो क्या है, काफिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। गजल, गजल अपनी तमाम खामियों और कोताहियों के बावजूद उर्दू शायरी की महबूब और माकूल तरीन सिन्फ़े सुखन है। उर्दू शायरी में गजल एक अजीम और गरा बहार सरमाया की हैसियत रखती है। ये सब चीज आपको बहुत ज्यादा याद रखने की चीज नहीं है, एक दो बार पढ़ लीजिएगा। तो चूंकि क्वेश्चन यहां से बहुत कम बनता है, इस पोर्शन से, जिस पोर्शन से क्वेश्चन बनने वाला था मैंने आपको कई बार रिपीट करके समझा दिया और फिर आखिर में रिपीट किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें जो है मैं अभी पढ़ रहा हूं वो आप एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने से पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, काफी हो जाएगा आपके लिए। आपको पढ़ने से ज्यादा ये समझना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, कहां वक्त बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, उर्दू शायरी में गजल एक अजीम और गिरा बहार सरमाया की हैसियत रखती है। हमें उर्दू शायरी में ऐसे शायर तो मिलते हैं जिन्होंने असीर जुल्फ गजल होकर अपनी मताए हयात की सिर्फ हंसी की मुशातगी में तमाम कर दिया, यानी कि तमाम तर जिंदगी गजल में ही गुजार दी। इसका खुलासा यही है। मसलन आतिश, आतिश जिसके बारे में हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, यानी मौलाना आजाद का जो एंट्रांस टेस्ट है उसमें आतिश को भी पढ़ना है, उसका सिलेबस जो है शुरू में ही आपको बताया गया था। लेकिन मसलन आतिश, लेकिन शायर भी ऐसा नहीं मिलता जिसने कभी इस नगमा मुसर्रत और बाब शायरी के तार को न छेड़ा हो। कोई ऐसा शायर नहीं है जो इसमें कदम नहीं रखा हो। इसके लिए असबाब कुछ भी हो, मगर एक मुसल्लमा हकीकत है कि गजल ही, यानी गजल के बारे में कहा जा रहा है कि गजल ही उर्दू शायरी के हर दौर में यकसा तौर पर महबूब और मकबूल रहती है। यानी कि कोई भी सिन्फ, ठीक है, शायरी का कोई भी सिन्फ हो वो मकबूल हो ना हो, लेकिन गजल हर दौर में क्या हुआ है, मकबूल रहा है, महबूब रहा है। ठीक है, और रहता है। आमतौर पर हर शायर इसी से अपनी शायरी की इब्तिदा करता है। हकीकत यही है कि अगर आप शायरी का शौक रखते हैं, कहीं आप सीखने जाते हैं,
तो आपको जो वजन बहर बताया जाएगा वो क्या, गजल के बारे में ही बताया जाएगा। और आपकी भी कोशिश रहेगी कि पहले हम गजल को सीख लें, उसके बाद हम दूसरी तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका कोई भी फील्ड हो सकता है, लेकिन आपकी शुरुआत कहां से होगी, गजल से होगी। उसके बाद ये सब चीजें शाहान बीजापुर और गोलकोंडा के ईवान शाही में इस चंचल उरूस शायरी ने जन्म लिया। यानी कि गजल का जो जन्म है वो कहां हुआ था, गोलकोंडा के ईवान शाही। गोलकोंडा कहां है, हैदराबाद में। शाहान बीजापुर और गोलकोंडा, शाहान बीजापुर, इसको याद रखिए। गजल का जन्म कहां हुआ, शाहान बीजापुर और गोलकोंडा के ईवान शाही में। यानी बादशाहों के वक्त में जो जन्म हुआ हमारे यहाँ, वो कौन कौन सी जगह है, शाहान है, बीजापुर है और गोलकोंडा। ये सब क्या है, गोलकोंडा कहां है, हैदराबाद में। शहनशाहों के साये आतिफत में ये पली और परवान चढ़ी। चूंकि गजल जो है बादशाहों को बहुत पसंद था, वहां शायर आते थे, अपने गजल सुनाते थे और वहीं इसकी परवान चढ़ी। शुरू से वहीं इसकी यानी कि परवरिश हुई। ठीक है, गजल की परवरिश कहां हुई, शहनशाहों के साये में, यानी बादशाहों के साये में। नाजो नाम और खुशहाली और फारिगुल बाली के आगोश में उसने आंखें खोली। हुस्न मोहब्बत इश्क व तरब के माहौल में उसे सांस लेने का मौका मिला। ठीक है, यानी कि शायर जो है गजल, मतलब गजल जो है किस चीज से, शुरू में ही बताया गया था कि इसमें किस तरह की बात होती है, हुस्न मोहब्बत की बात होती है, औरतों से बात करने के बारे में, औरतों से मुताल्लिक बात होती है। ठीक है, तो इसको जो परवान मिला, इसको जो सांस मिला, उसमें क्या कहा जा रहा है, हुस्न मोहब्बत और ऐशो तरफ के माहौल में इसे सांस लेने का मौका मिला। यानी हमेशा जो है इसका माहौल रहा है वो मोहब्बत के बारे में ही रहा। बचपन में उसके भोलेपन ने लोगों को, दिलों को लुभाया। शबाब में यानी जवानी में उसके हुस्न खुदावाद और खुदादाद और उसके रानाइयों ने लाखों दिलों को मुनहसिर किया। आप बहुत हार्ड उर्दू पर नहीं जाइएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अपने उरूज कमाल पर पहुंचकर उसने जमाने के जज्बात के तमाम अजूबाकारियों से वाकफियत हासिल कर ली। इसे उसका इल्म हुआ कि दुनिया के अंदर हुस्न मोहब्बत के अलावा, यानी कि अब यह कहा जा रहा है कि गजल सिर्फ और सिर्फ हुस्न मोहब्बत तक ही कायम नहीं रह गया, उसके अलावा फिर इन्होंने अपने पैर पसारे कहां कहां, तो देख लीजिए। हुस्न मोहब्बत के अलावा बेशुमार चीजें लायक तवज्जो हैं। यानी गजल में अब जो है नज़म, यानी किसी भी चीज को अगर सबको मिला दे हम, बहुत सारे शेर, हर तरह के शेर अगर मिले हुए हैं तो उसको भी हम गजल कहते हैं। यानी कि सिर्फ हुस्न मोहब्बत की बात नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती है जो गजल में होती है। होश और खुर्द के साथ हस्तो जुनून भी है, ऐशो तरब के पहलू बपहलू सितम रोजगार और गम निशात भी है। यानी मुसर्रत के नगमों में नाला और फरियाद भी पिन्हा है। ये सब बातें जो है गजल में की जाती है। ताउस और रबाब के रक्स, दूसरे के साथ शमशीर और सना के झनकार भी है, ये सब। अब देखिए जिगर के मुताबिक क्या कहा जा रहा है, जिगर के मुताबिक क्या कहा जा रहा है वो देख लीजिए। मोहब्बत सुलह भी पैकार भी है, मोहब्बत सुलह भी पैकार भी है, ये शाख है गुल भी है, तलवार भी गुल है, ये गुल नहीं है गुल है। ठीक है, शाख है गुल भी है, तलवार भी है। गजल की दुनिया भी मुख्तलिफ और मुतजाद कैफियतों से मामूर है। इसके अंदर हुस्न का ताज भी है और इश्क का न्याज भी, दुनिया की रंगीनियों का तस्करा भी है और बेशबाबी इल्म का रोना भी। इसमें जिंदगी भी है और पारसाई भी, फलसफा भी है और तसव्वुफ भी। लिहाजा वजह तौर पर यह कहा जा सकता है कि गजल में हर तरह के ख्यालात और मज़ामीन को कामयाबी के साथ पेश करने की सलाहियत मौजूद है। देखिए क्या कहा जा रहा है। अब यहां पर आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि गजल में हर तरह के ख्यालात और मज़ामीन को कामयाबी के साथ पेश करने की सलाहियत मौजूद है। चाहे वो किसी भी तरह की मजमून हो, आप उसको गजल में पिरो सकते हैं। ठीक है, गजल में सिर्फ इश्क और मोहब्बत की ही बात नहीं की जाती है, क्योंकि पहले जो है इसकी परवान चढ़ी थी इश्क और मोहब्बत से, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया था। लेकिन अब जो है गजल में हर तरह के ख्यालात और मज़ामीन को कामयाबी के साथ पेश किया जा सकता है। आपके जो भी ख्यालात हैं, आपके जो भी मज़ामीन है, मजमून है, आप उसको गजल में पिरो सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सामे गजल ने शुरू से ही गजल के हिस्से में हर तरह की हस्तियां अता की। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, उसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह भी मिला और वली दकनी भी। ठीक है, और वली दकनी भी।
दक्कन से दिल्ली आकर उसकी आबरू भी बढ़ी और फैज रसानी की खूबी भी पैदा हुई, उसे हातिम भी मिला और आबरू भी। देखिए ये सब क्या है, शायर का नाम है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह मिला और वली दक्कनी भी, ये सब कौन है, बड़े बड़े शायर हैं। इनके बारे में एक एक क्लास अलग से लिया जाएगा आपका। जैसे आज हमने क्या पढ़ा, गजल के बारे में जान रहे हैं कि गजल क्या है, ठीक है, उसमें किनका अहम किरदार है, गजल में क्या क्या होता है, ये सब चीज हम लोग जान रहे हैं। इसके बाद हम लोग गजल कहने वाले जो शायर लोग हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, सबके बारे में। कुली कुतुब शाह, ठीक है, वली दक्कनी, उसके अलावा फैज अहमद फैज और हातिम, इसके अलावा और भी जैसे गालिब हैं, ठीक है, और भी है जो हम आगे देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। मीर तकी मीर है, देखिए क्या क्या है। उसे हातिम भी मिला और आबरू भी। उसने हुस्न मोहब्बत के कोचे में कदम रखा, किसने, गजल ने। उसे पहले सौदा से शनाशाई हुई, यानी सौदा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सौदा क्या है, शायर हैं। फिर दर्द ने, दर्द भी कौन है, शायर हैं। उसके बाद गजल की असर खेजी में इजाफा होता गया, यहां तक के कुदरत ने मीर तकी मीर को, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अमीर कारवां गजल बनाकर भेजा। मीर तकी मीर की गजल को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि गजल असल है क्या, ठीक है। जिसने गजल के अहम गोई और लफ्जी गोरख धंधों से निजात दिलाकर सलासतो रवानी। देखिए एक इनके बारे में कहा जा रहा है, मीर तकी मीर के बारे में कहा जा रहा है कि ये क्या थे, गजल के अमीर कारवां थे। उन्होंने क्या क्या, गजल की जो लफ्जी गोरख धंधा था, यानी कि किसी तरह से भी लोग गजल कह देते थे, उससे उसको निजात दिलाया और गजल को सही तरीके से कहना शुरू किया। सलासत और रवानी के साथ उन्होंने कहा सोजो गदाज और असर आफरीनी की राह दिखाई। किसको, गजल को। किसने दिखाया, मीर तकी मीर ने। इनको क्या कहा जाता है, अमीर कारवां गजल कहा जाता है, ठीक है। गजल के कारवां के कौन है, अमीर है। कौन है अमीर, मीर तकी मीर। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा जब आपका टेस्ट लिया जाएगा ना इस चैप्टर का, यानी गजल का, तो इसी तरह से सवाल निकाल करके आपसे पूछा जाएगा। रासिख, रासिख कौन है, रासिख अजीमाबादी के बारे में कहा जा रहा है कि रासिख ने रासिखुल अकीदा होकर मीर की पैरवी की, मीर तकी मीर की इन्होंने पैरवी की। किसने, रासिख अजीमाबादी ने। मसहफा ने मसहफ उरूस गजल को मुस्कुराहटों, कहकहों और छेड़छाड़ से गुलनार कर दिया। यानी मसहफा के जो शायरी है उसमें क्या क्या है, वो क्या है, उनमें क्या है, मुस्कुराहटे, कहकहे और छेड़छाड़, इस तरह की बातें उनके गजल में है, ठीक है। उसके अलावा मीर तकी मीर ने इसके अंदर तासीर की सिफत पैदा कर दी। जुरात ने जसारत से काम लेकर उसे एक नया रंग और आहंग अता किया। हर शायर का नाम लेकर कहा जा रहा है कि उनका किरदार बताया जा रहा है कि गजल के ऊपर इनका किरदार क्या है, ठीक है। इसी तरह इंशा और रंगीन ने, इंशा व रंगीन ने, ये दो शायर हैं, इसकी क्या की, इसके मजामीन में शगुफ्तगी और रंगीनी भर दी। किसने भरी, इंशा ने। फिर आतिश ने, आतिश भी कौन है, शायर है, अपनी आतिश नवाए से इसमें जिंदगी की हरारत डाल दी। मोहन ने अपनी बुत परस्ती से उसे सनम खाना हुस्नो इश्क बना दिया, सनम खाने हुस्नो इश्क बना दिया। कौन, किसने, मोहन एक कौन है, शायर है, गजल गो है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपनी बुत परस्ती से, यानी कि इनके ऐसे अशार हैं जिनमें बुत परस्ती की बात है, इससे क्या हुआ, गजल को क्या कर दिया इन्होंने, सनम खाना बना दिया। बुत परस्ती का मतलब क्या है, महबूब के बारे में कहा जा रहा है, महबूब की परस्ती, बुत परस्ती यानी कि बुत के सामने जिस तरह से लोग पूजा करते हैं, जिस तरह से उनका अकीदा होता है, इसी तरह से महबूबा के साथ, महबूब के साथ जो लोगों का अकीदा होता है उससे यहाँ क्या किया गया है, मिलाया गया है, ठीक है। तशबीह दी गई है, इसको क्या बोलते हैं, तशबीह देना, ठीक है, तशबीह दी गई है। बुत परस्ती से मोहब्बत को, यानी इश्क मोहब्बत को तशबीह दी गई है। गालिब ने अपने नुदरत बयान से सबों पर गलबा हासिल किया। गालिब ने अपने बयान से क्या किया, सबों पर गलबा हासिल किया, जितने भी शायर हैं सब पर। उसके बाद क्या, किन के बारे में है, ज़ौक़ ने इसे हुस्न ज़बान और लुत्फ़ मुहावरा का ज़ौक़ अता किया। दाग ने क्या किया, दाग ने अपने दामन ख्याल को दागदार करके, दाग ने अपने दामन ख्याल, यानी उनका जो ख्याल है उसको तो दागदार करके क्या किया, अपना तो एक तरह से कह सकते हैं कि अपना नुकसान करके दूसरे का फायदा करना, वही बात है कि अपने दामन ख्याल को दागदार कर दिया, लेकिन गजल के रुख रोशन को बेदाग कर दिया, ठीक है। गजल के रुख रोशन को बेदाग कर दिया, यानी कि गजल में जो भी दाग थे उसको किसने खत्म कर दिया, दाग ने बेदाग कर दिया।
अमीर मीनाई ने मैं और मैना के साथ अखलाकियात और रूहानियात के मैं से मीनाए गजल को लबरेज, ये क्या है, लबरेज कर दिया यानी भर दिया। शाद खुद नाशाद रहे, शाद जो है शाद अजीमाबादी के बारे में कहा जा रहा है कि शाद तो खुद नाशाद रहे, शाद माने खुशी होती है, शाद तो खुद नाशाद रहे यानी गम में रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मगर शाद के काम और शायरी का एक नया बुस्तान कायम कर गए। अकबर इलाहाबादी ने तंजो जराफत के सदाबहार और रंगारंग फूलों से कश्ते गजल को जाफरान जार बना दिया। इकबाल ने उसे वसात अफलाक और रफात सुरैया अता की। हसरत ने अपनी तमाम हसरतों को यकजा करके गजल को एक नया मजाक, हुस्न मोहब्बत और एक दिलकश तरन्नुम अंदाज बयान दिया। ठीक है, तो इन तमाम शायरों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ये तो चूंकि एक एक लाइन हमने देखा कि किस शायर ने अपना कौन सा कैसा किरदार अदा किया है गजल के प्रति, गजल से मुताल्लिक। ठीक है, गजल को आगे बढ़ाने में, इस सिन्फ को आगे बढ़ाने में, नज़म के इस सिन्फ गजल को हर शायर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। किस तरह से कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने एक एक लाइन पढ़ा तो इतना मोटिवेट हो गया कि अच्छा इतना ऐसा है, लेकिन जब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक क्लास लेंगे तो और कितना मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, गजल में थोड़ा सा और है, एक पैराग्राफ और है, उसके बाद फिर सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा, वली दकनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इतना को हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, जिगर ने अपनी जिगर सोजी, सरशारी और सरमस्ती से गजल को एक नया कैफो सुरूर बख्शा। यानी कि अभी भी हम लोग शायर के बारे में ही बात कर रहे हैं। वारफ्तगी और वालिहाना कैफियत अता की। फिराक गोरखपुरी हमेशा गजल के लिए नया शऊर, नई जमीन और नया आसमान ढूंढ निकालने के फिराक में नजर आते रहे। फिराक ने क्या किया, गजल के लिए हमेशा नया कुछ सोचते थे। ठीक है, गजल में हमेशा कुछ नया पेश करने की फिराक में रहते थे, सोचते थे। ठीक है, मिजाज पर इश्क मजाजी का बड़ा गहरा असर हुआ। इश्क मजाजी का मतलब है, देखिए इश्क क्या होता है, ये मजाज तो शायर है, मजाज एक होता है इश्क हकीकी और एक होता है इश्क मजाजी। ठीक है, मजाजी मिजाजी नहीं, इश्क मजाजी। इश्क हकीकी का मतलब है कि खुदा तबारक व तआला से आपको इश्क हो जाना। आप अगर खुदा से इश्क करते हैं तो आप नमाज के पाबंद होंगे, सौम सलात के पाबंद होंगे, रोजादार होंगे। ठीक है, किसी का दिल नहीं दुखाते होंगे, किसी का हक नहीं मारते होंगे, यानी कि जो फरमान है उसको पूरा करते होंगे, तहज्जुद गुजार होंगे, यानी कि जो भी चीज है आपको जो करना है वो करते होंगे। आपको खुदा से मोहब्बत होगी, खुदा के रसूल से मोहब्बत होगी, तो वो क्या है, इश्क हकीकी है। अब बात आ गई इश्क मजाजी। इश्क मजाजी में दुनियावी इश्क की बात होती है। ठीक है, जैसे माशूक माशूका की बात होती है। तो इस तरह के जो इश्क होते हैं उसको इश्क मजाजी कहते हैं। जब मैंने एक लफ्ज कह दिया कि दुनियावी इश्क, तो इससे आप सारी बातें समझ जाइए कि दुनियावी इश्क में क्या क्या आ सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इश्क मजाजी। इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में फर्क समझ में आ गया। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो ये सब चीज समझ करके रखना ज्यादा अच्छा है। इश्क मजाजी का बहुत बड़ा गहरा असर हुआ और वह हुस्न शराब की कैफ परवर फरत बख्श मगर आरजी और मजाजी दुनिया में नगमा जनी करते हुए गुम हो गए। कौन, किनके बारे में कहा जा रहा है, ये फिराक के बारे में कहा जा रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आज के सबक के आखिरी तक पहुंच चुके हैं, यानी कि इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। गर्ज लिहाजा जमाना कदीम से लेकर आज तक, जब से गजल की शुरुआत हुई है, यानी कि अरब के जो शायर लोग थे, अरबी वक्त से लेकर आजमी वक्त तक या अब तक, उर्दू शायरी की दुनिया में गजल ही का हर जगह तोती बोलता रहा है। ठीक है, दूसरे सिंफ तो अपनी जगह है, लेकिन जो दबदबा होता है वो किसका है, आज तक किसका दबदबा है, वो गजल का ही दबदबा है। इस पर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात किए गए। हाँ, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं गजल में जिस पर लोगों को एतराज होते हैं। ठीक है, इस तरह से यानी गजल को ये सब चीज फेस करना पड़ा। ठीक है, इन सब चीजों से गुजरना पड़ा। इसे नीम वहशी सिन्फ सुखन तक कहा गया, समझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी मकबूलियत में कोई कमी वाक़े नहीं हुई, बल्कि उसकी लताफत और नज़ाकत, उसकी हिमायत और इशारियत, उसकी असर आफरीनी और उसके इख्तिसार, उसकी बरजुस्तगी और ड्रामायत ने
मिल मिलाकर उसे उर्दू शायरी का एजाज बना दिया और उसके इसी एजाज में उसकी अबदियत का राज पिन्हा है। इसमें जो तीखापन है वो नज़म को मैसर नहीं है, किसी दूसरे नज़म को, चूंकि ये नज़म का ही एक सिन्फ है तो इसमें लिखना चाहिए किसी दूसरे नज़म के सिन्फ को मैसर नहीं है। इसमें जो तीखापन है या जो भी चीजें हैं वो दूसरी चीज में नहीं है, इसलिए ये इतना मकबूल है। इसमें जो कैफ सुरूर है, जो नगमा तरन्नुम है, जो वो जली गिरा देने वाली सिन्फ है, यह दूसरी किसी सिन्फ को नसीब, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि गजल है जमाने के मिजाज और मजाक और इंसानी जहन और शऊर की तब्दीलियों के साथ साथ अपने अंदर खुशगवार तब्दीलियां पैदा करती हुई बराबर तरक्की की राह पर गामजन रहेगी। यानी कि गजल एक ऐसा सिन्फ है जो हमेशा से तरक्की पर रही है, मकबूल रही है और वक्त गुजरते गुजरते इसकी मकबूलियत और बढ़ती गई और बढ़ती जा रही है, ये कभी भी झुक नहीं सकती है, ठीक है। और सिन्फ के मुकाबले इसकी मकबूलियत सबसे ज्यादा रही है। तो आज का हमारा ये क्लास खत्म हुआ। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मुझे यकीन है कि आपको YouTube पर कहीं भी ऐसा क्लास नहीं मिलने वाला है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑफिशियल ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए ताकि आपका पूरा फायदा हो सके। आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं, ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। कहां से हम लोग यानी पूरी सिलेबस पर हमने सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस देखा है, मंगवाया है, उसके बाद आपका कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी सोच फिक्र में नहीं रहे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा, बिल्कुल आपका सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जरूर हमारी भी